Today we're going to talk about the male infertility, right? The most common cause, I must say, it is 40 to 50% here. And the reason is idiopathic. We don't know why the male infertility is occurring. Okay? But some other causes are there. There can be some gonadal causes, sperm transport causes, and other causes which play an important role towards male infertility, right? So we know that infertility is when the couple is unable to conceive within 1 year of unprotected intercourse, right? So for that infertility, the females are responsible, the males are responsible, and there are some unexplained causes. Here we are going to discuss about the male infertility. But before that, you should know that a fertile male produces 100 to 200 million sperms each day. And the normal testicular volume is 15 to 25 ml, and the measurement is done with the help of Brader's or chirometer. ठीक है, ये पता होने के बाद हम अब स्टार्ट करते हैं कि क्यों मेल इनफर्टिलिटी हो रही है. मैंने अभी कहा दैट 40 to 50% जो है वो इडियोपैथिक है. हमें नहीं पता व्हाट इज द रीजन, बट इन रेस्ट अदर्स हमें रीजंस पता है. स्टार्टिंग विद द गोनाडल फेलियर फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, फॉर नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस इट टेक्स 70 to 74 days, राइट? टॉकिंग ऑफ द गोनाडल फेलियर कि गोनाड्स काम नहीं कर रहे हैं. हो सकता है कॉन्जेनाइटल रीजन हो सकता है एक्वायर्ड रीजन हो. कॉन्जेनाइटल मतलब बचपन से ही काम नहीं करते हैं. ठीक है, द डे ही वाज बोर्न सिंस देन. तो प्रॉब्लम क्या है? इट कैन बी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशंस. ठीक है, तो जो कॉन्जेनाइटल रीजन रहेगा वो डेफिनेटली कोई जेनेटिक कॉज रहा होगा. इतना आपको क्लियर है? और जो एक्वायर्ड रीजन है, क्या है एक्वायर्ड वाला? क्रिप्टो और काइटिज्म. ठीक है, वेरिकोसिल भी तो हो सकता है, मम्स और काइटिस. ठीक है, जब मम्स में होता है तो उसका एक क्लिनिकल फीचर और काइटिस भी होता है. ठीक है, देन रेडिएशन, ट्रॉमा, जेनाइटल टीबी. ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रॉमा भी हो सकता है. ठीक है, एंड जेनाइटल टीबी. सेकंड रीजन कैन बी देयर कैन बी, ठीक है, मान लो कोई प्रॉब्लम नहीं थी बनने में, स्पर्म्स बन गए. ठीक है, नाउ देयर कैन बी प्रॉब्लम इन द ट्रांसपोर्टेशन, डिसऑर्डर्स इन स्पर्म ट्रांसपोर्ट. ठीक है, तो क्या क्या आ सकता है उसमें? कॉन्जेनाइटल, बायलेटरल एब्सेंस ऑफ वास डिफरेंस, और देयर कैन बी प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेसिया. ठीक है, और एक्वायर्ड इन्फेक्शन लाइक टीबी, गोनोरिया. सर्जिकल रीजन हो सकता है कि एक्सीडेंटल लाइकेज, और देयर इज सम ट्रॉमा टू वास डिफरेंस. ठीक है, कि जिसमें ट्रैवल करना था वास डिफरेंस में उसने, वो उसके पास किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी सर्जरी की वजह से या कॉन्जेनाइटली ही प्रेजेंट नहीं थी, तो वो कैसे ट्रैवल करेगा. ठीक है, और कुछ इन्फेक्शंस होते हैं लाइक टीबी, गोनोरिया, जो डिस्टर्ब कर देते हैं आपके मेम्ब्रेन्स को और यहाँ पे वास डिफरेंस की इंटीग्रिटी को. ठीक है, कुछ भी रीजन रह सकता है ड्यू टू दिस इन्फेक्शन, आगे पहुंच नहीं पा रहा है स्पर्म. ठीक है, और आपके सीलियरी डिस्काइनेसिया, राइट? एंड यू शुड नो द टाइम टू ट्रैवल इज 12 to 21 days. तो स्पर्म बनने में 70 to 74 days लगते हैं और ट्रैवल करने में 12 to 21 days. ठीक है, अदर रीजन क्या हो सकते हैं? ठीक है, अब नीचे सब ठीक है ना, आपके गोनाड्स ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ठीक है, तो लेट्स गो टू द टॉप मोस्ट सेंटर, दैट इज योर हाइपोथैलेमिक एंड पिट्यूटरी कॉज. कंट्रीब्यूट 1 to 2% है, राइट? और कुछ इजैकुलेटरी डिस्फंक्शन हो सकता है या इंपोर्टेंस हो सकता है ना? दे कैन बी साइकोजेनिक और दे कैन बी ड्रग इंड्यूस्ड. तो ये रीजंस भी तो हो सकते हैं विच आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स इनफर्टिलिटी. नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन. अब आपके पास पेशेंट आ गया है, हाउ यू गोइंग टू इवैल्यूएट? सो सबसे पहले आएगा हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन. ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन में तो ऑब्वियसली आप क्या ही कर सकते हो, उसमें आप टेस्टिकुलर वॉल्यूम देखेंगे, आपका मेन रहता है सीमेन एनालिसिस. ठीक है, और हिस्ट्री टेकिंग में आपने क्या लेनी है? हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, काम क्या करते हैं, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल डिस्फंक्शन, कोई भी एसटीडीज. ठीक है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है ना? प्रायर सर्जिकल हिस्ट्री, अभी अभी हमने कहा कि सर्जिकल रीजन रह सकता है, एक्सीडेंटल लाइगेचर हो गया हो. ड्रग्स का हमने पूछा था, ड्रग इंड्यूस्ड हो सकता है. एनी हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक इलनेस कैन ऑल्सो बी इंपॉर्टेंट, राइट, इन दिस. देन वी कैन ऑल्सो आस्क टाइम सिंस मैरिड, हिस्ट्री ऑफ कोहैबिटेशन, डू यू लिव विद योर वाइफ और नॉट, right? And history of contraceptive use, whether you use or not. And history of trauma, this point is left. Okay, you should know this, any trauma which we are concerned with the genital parts, that trauma we are concerned. Okay, cohabitation, you know, for the chances, there are the frequency is 3 in 1 week. Okay, for 3 days within 1 week, which is considered ideal for your conceiving the baby, right? So history of cohabitation also plays important role. Okay, the frequency may not be that much sufficient which is required. The main test is the semen analysis. So for that we have to collect the semen. So how the collection is done? It has to be collected, but after the abstinence for 3 days. ठीक है, minimum 3 days. If you do a short duration, ठीक है, 3 दिन से पहले ही आपने दे दिया, there will be a falsely low sperm count. मतलब within 3 days you had a sexual activity और उसमें उस दौरान ही आपने दे दिया, so there is going to be a low sperm count. Or if you take a lot of days, 7 days duration, so falsely high count of dead duration. ठीक है, 7 दिन बाद मतलब कि आपने कलेक्ट कर लिया है सैंपल और आप बहुत देर बाद दे रहे हो. ठीक है, 7 दिन के बाद, तो तब तक तो स्पर्म्स मर गए हैं. ठीक है, इट हैज़ टू बी कलेक्टेड इन लैब और रीच द लैब विद इन 1 hour. ठीक है, ऐसा क्यों है? लिक्विफैक्शन हो जाते हैं, लिक्विफैक्शन टाइम इज 5 to 20 minutes, राइट? The sample here is the masturbation sample and it has to be taken in a sterile container provided by the hospital. Okay, so these are the normal serum parameters which are checked. ठीक है, तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी, रिपोर्ट आ जाएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम है. And starting with the semen volume, it should be more than 1.4 ml. ठीक है, then total sperm number is 39 million per ejaculate.
ठीक है, सो दिस इज टोटल स्पर्म नंबर. देन टोटल मोटिलिटी शुड बी 42, जिसमें से प्रोग्रेसिव 30 होंगे, नॉन प्रोग्रेसिव 1 होंगे. एंड इमोटाइल स्पर्म्स 20, vitality 54, normal morphology should be more than 4%, and this reflects the capacity to fertilize. Sperm concentration should be more than 14 million per ml, and pH should be more than 7.2, and viscosity should be less than 3. ठीक है. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू लर्न. क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट है मॉर्फोलॉजी, और मॉर्फोलॉजी हमने क्या बोला, नॉर्मल मॉर्फोलॉजी 4% से ज़्यादा होनी चाहिए. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मॉर्फोलॉजी. नेक्स्ट आता है मोटिलिटी. मोटिलिटी हमने कहा क्या कहा कि कितनी होती है, टोटल मोटिलिटी हमने कहा कि क्या होती है, 40 होती है, सॉरी 42 होती है. ठीक है, अब उस 42 को हमने डिवाइड कर दिया कि प्रोग्रेसिव वाली 30 होनी चाहिए और नॉन प्रोग्रेसिव वाली 1 होनी चाहिए. इमोटाइल वाले 20 होते हैं. ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी, मोटिलिटी और फिर स्पर्म कंसंट्रेशन जो हमने अभी कहा कि मोर देन 14 मिलियन पर ml होना चाहिए. ठीक है. सो व्हाट आर द एबनॉर्मल सीमेन पैरामीटर्स. ओके, सबसे पहले आता है ए स्पर्मिया, स्पर्म्स ही नहीं है, एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स. फिर आता है ए जूस्पर्मिया, एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स इन सीमन. सीमन तो है बट उसमें स्पर्म्स नहीं है. नाउ यू शुड नो दैट व्हाट इज सीमन. सीमन इज नॉट जस्ट स्पर्म्स. सीमन में स्पर्म्स होता है, सेमिनल वेसिकल फ्लूइड होता है, फ्रक्टोज होता है, प्रोस्टैटिक फ्लूइड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का फ्लूइड. तो आपके स्पर्म्स हैं जो 3 ग्लैंड्स होते हैं, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टैटेड एंड बल्बोयूरेथ्रल, तीनों का फ्लूइड है, फ्रक्टोज है. ठीक है, तो ए स्पर्मिया में तो स्पर्म ही नहीं थे. ए जूस्पर्मिया में सीमन तो है लेकिन उसके अंदर स्पर्म्स ही नहीं है. ठीक है, ओलिगोस्पर्मिया इज स्पर्म कंसंट्रेशन लेस देन 15 मिलियन पर ml. 15 ओलिगो. ठीक है, इसको और कम कर दोगे तो ये बन जाएगा सिवियर ओलिगोस्पर्मिया. द स्पर्म कंसंट्रेशन इज लेस देन 5 मिलियन पर ml. क्लियर. एस्थीनोस्पर्मिया, डिक्रीज्ड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म. क्या कहते हैं इसे, एस्थीनोस्पर्मिया. मोटिलिटी ही नहीं है, मोटिलिटी तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था, है ना. देन टेराटोस्पर्मिया, एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स. ठीक है, टेराटो मतलब एबनॉर्मल, उसकी मॉर्फोलॉजी अगेन एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर था. ठीक है, नेक्रोस्पर्मिया, नेक्रो से हमें पता चल रहा है कि डेड स्पर्म्स आर देयर इन सीमन. एंड ग्लोबोस्पर्मिया मतलब राउंड स्पर्म्स. राउंड क्यों है, देयर इज लॉस ऑफ द एक्रोसोमल कैप. इफ यू रिमेंबर स्पर्म का स्ट्रक्चर, तो उसमें हम एक एक्रोसोम कैप पढ़ते थे. ठीक है, सो दीस आर द डिफरेंट एबनॉर्मल सीरम पैरामीटर्स. नाउ हाउ यू गोइंग टू मैनेज दिस. नाउ इन केसेस ऑफ एजोस्पर्मिया और सिवियर ओलिगो. सिवियर ओलिगो मतलब 5 मिलियन से भी कम थे और एजोस्पर्मिया में तो थे ही नहीं स्पर्म्स. तो क्या रीजन रहा होगा, यू गोइंग टू डू द हिस्ट्री एंड द फिजिकल एग्जामिनेशन, और हमारा मेन मकसद है यहाँ पे हार्मोनल प्रोफाइल. यू गोइंग टू लुक इनटू द हार्मोन्स ऑफ दैट मैन और जिनमें भी है ये. ठीक है, इनफर्टिलिटी का इशू. तो हम देखेंगे हार्मोन्स. सबसे पहले हम देखेंगे कि हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरॉन इज डिक्रीज्ड, एफएसएच इज इंक्रीज्ड. मतलब एफएसएच आपका ऊपर हाइपोथैलेमस से आ रहा है, मतलब वो तो ठीक है. टेस्टोस्टेरॉन जो टेस्टिस को प्रोड्यूस करना चाहिए था वो कम क्यों आ रहा है, इसका मतलब गोनाड में कुछ प्रॉब्लम है. सो गोनाडल फेलियर इज देयर. तो आप क्या कर सकते हो, कैरियोटाइपिंग टू रूल आउट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टेस्ट फॉर वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशंस. ठीक है, अब दोनों ही कम है, दोनों कम. एक तो रीजन ये रह सकता है कि जब ऊपर से स्टिमुलस नहीं आ रहा तो टेस्टिस कहाँ से प्रोड्यूस करेगी. ठीक है, तो सेंटर इज व्हाट प्रॉब्लम इज देयर विद योर हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी. सो देयर कैन बी हाइपोथैलेमिक फेलियर और पिट्यूटरी फेलियर. ठीक है, हाइपोथैलेमिक फेलियर हो गया, पिट्यूटरी में क्या हो सकता है, कैल्विन सिंड्रोम और प्रोलैक्टिन का हाई लेवल्स. बट द हार्मोन्स आर नॉर्मल, हार्मोन्स नॉर्मल है, इसका मतलब द प्रॉब्लम लाइज विद इन सम ट्रांसपोर्टेशन, ऐसा सोच सकते हैं हम. ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड. ठीक है, ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी. अब यहाँ से हमें दो चीज़ें पता चल जाएंगी, या तो कोई ऑब्स्ट्रक्टिव रीजन रहा होगा या आपकी वास्ट डिफरेंस ही एब्सेंट होगी, CBAVD. ठीक है, वास्ट डिफरेंस आर एब्सेंट. ऑब्स्ट्रक्शन है, डक्ट प्रॉक्सिमल टू ऑब्स्ट्रक्शन विल बी डायलेटेड. ठीक है, तो जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन और उसके पीछे डायलेटेड होगी. ठीक है, तो ये हमने ट्रस्ट से करते हैं. हाउ यू गोइंग टू मैनेज दीज केसेस. दीज कौन से, एजोस्पर्मिया और सिवियर ओलिगो वाले. तो इनका मैनेजमेंट क्या रहेगा, गोल इज टू एक्सट्रैक्ट द स्पर्म्स. ठीक है, अब हमें एक्सट्रैक्ट करने हैं स्पर्म्स. तो कुछ रीजंस रह सकते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव वाले, कुछ रीजंस रहे होंगे नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव वाले. कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव वाले रीजंस हैं, उसमें हम करेंगे माइक्रोसर्जिकल एपिडिडिमल स्पर्म एस्पिरेशन. मतलब इसमें एपिडिडाइमिस में होगा. ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण आगे नहीं गए हैं तो हम माइक्रोसर्जिकल करेंगे या परक्यूटेनियस एपिडिडाइमल स्पर्म एस्पिरेशन. ठीक है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव रीजन है तो हमें अब टेस्टिस से ही निकालना पड़ेगा. ठीक है, सो इसमें आता है टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन या टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन. ठीक है, इस वाले में दोनों ही हम एस्पिरेट कर रहे हैं एपिडिडमस से, लेकिन एक हम माइक्रोसर्जिकल कर रहे हैं और एक परक्यूटेनियस कर रहे हैं. नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव वाले में हम टेस्टिस से कर रहे हैं. ठीक है, स्पर्म का एक्सट्रैक्शन या एस्पिरेशन. ठीक है, देन आफ्टर जब हम उसे रिट्रीव कर लेंगे, एक तो पहले ही स्पर्म्स बहुत कम है, वी डू नॉट वांट टू लूज इट, तो इसलिए हम डायरेक्टली उसको एग में इंजेक्ट कर देते हैं. इसलिए इसको कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. ठीक है, सो आफ्टर द सर्जिकल रिट्रीवल ऑफ द स्पर्म्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इसे ICSI बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. ठीक है, नेक्स्ट कम्स द ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड सीमन एबनॉर्मलिटीज. ठीक है, वो हमने सिवियर फॉर्म्स डिस्कस कर ली. माइल्ड में, ना माइल्ड में हम क्या करते हैं, हम साइटोप्लाज्म में नहीं डालते हैं, हम यूट्रस में ही डाल देते हैं. ठीक है, स्पर्म्स को. सो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन करेंगे, ये आपने याद रखना है किसमें, माइल्ड फॉर्म्स में, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन. सो वी हैव टू प्रिपेयर द स्पर्म्स फर्स्ट ऑफ ऑल. तो हम स्पर्म का वॉशिंग एंड स्पर्म प्रिपरेशन करते हैं बाय, दीस आर सम डिफरेंट मेथड्स. स्विम अप मेथड, डेंसिटी ग्रेडिंग मेथड, ग्लास वूल फिल्ट्रेशन. ठीक है, सो इन मेथड्स हम बेसिकली फाइनल प्रिपरेशन में जो होता है हमारे पास, द टोटल मोटाइल स्पर्म काउंट शुड बी मोर देन 10 मिलियन एंड नॉर्मल मॉर्फोलॉजी शुड बी मोर देन 14%. ठीक है, जो फाइनली हमारे पास सैंपल होगा. व्हाट आर द इंडिकेशंस, एक तो हमने ऑब्वियसली अभी पढ़ा, माइल्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है या रेट्रोग्रेड इजैक्यूलेशन हो रहा है,
सेक्सुअल डिसफंक्शन लाइक इंपोटेंस एंड इजैकुलेटरी डिसफंक्शन है, ठीक है। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, तो इसमें ऑब्वियसली आपको फीमेल और मेल दोनों का ही करना पड़ेगा। फीमेल्स में अपने ओव्यूलेशन इंडक्शन करना है और इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन करना है, ठीक है। सो सर्वाइकल फैक्टर इनफर्टिलिटी, ठीक है, तो उसमें भी हम सर्विक्स को बाईपास करके आप सिर्फ इंट्रायूट्राइन में सीधे यूट्रस में डाल रहे हैं, सर्विक्स को बाईपास करवा रहे हैं स्पर्म्स में, ठीक है। देन इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन विद डोनर स्पर्म, वी कैन डू दिस आल्सो। फेल्ड ओव्यूलेशन इंडक्शन अलोन, ठीक है, तो मतलब सिर्फ फीमेल का ही रीजन लेके उसको ओव्यूलेट करवाया जा रहा था। नाउ वी आर टेकिंग इनटू अकाउंट द मेल रीजन आल्सो। नाउ यू शुड नो दैट दिस इज नॉट एन एआरटी टेक्निक, दैट इज आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक। रिप्रोडक्टिव मतलब जाइगोट, यहाँ पे जाइगोट थोड़ी डाल रहे हैं हम यूट्रस में, सिर्फ स्पर्म डाल रहे हैं, सो दिस इज नॉट एन एआरटी टेक्निक, ठीक है। देन यू माइट हैव हर्ड अबाउट आईवीएफ, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एज अ कंबाइन हम इसे पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली इसमें फीमेल रीजंस भी रहे होंगे, जैसे कि ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी, ठीक है, एंड देयर इज सिवियर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, treatment failure, unexplained infertility is there, IVF with donor oocyte, IVF with surrogacy, IVF with pre-implantation genetic diagnosis. So what is done in vitro fertilization? There is controlled ovarian hyperstimulation, ठीक है, ट्रिगर टू इंड्यूस ओव्यूलेशन, सबसे पहले हम हाइपरस्टिमुलेट कर देंगे, देन वी आर गोइंग टू इंड्यूस ओव्यूलेशन, तो मैंने अब खुद से इंड्यूस करवाई ओव्यूलेशन, सो आई नो आफ्टर 36 आवर्स ओव्यूलेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस। सो रिट्रीवल ऑफ द oocyte अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस अंडर जनरल एनेस्थीसिया, नाउ आई एम गोइंग टू टेक द एग एंड डू फर्टिलाइजेशन, zygote in embryo culture, and this embryo is transferred into the uterus lining, ठीक है। देन वी हैव इंडिकेशंस ऑफ और ICSI which we have already discussed in severe cases वाले में, severe male factor, और हमने सर्जिकली रिट्रीव किए थे स्पर्म, द स्पर्म काउंट वाज लेस देन 5 million per ml, मोटिलिटी बहुत कम थी, 5% से भी कम, मॉर्फोलॉजी भी 4% से कम थी, एंड प्रीवियस फेल्ड कन्वेंशनल IVF, ओके।